अब देखो हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री में हम क्या देख रहे थे, हमने एशियन देख लिया, मॉडर्न मीडियल देख लिया, मॉडर्न देख रहे थे। मॉडर्न के अंदर 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर में हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया था। दूसरे चैप्टर की हमने शुरुआत कर ली थी। दूसरे चैप्टर के अंदर हमें 4 चीज़ें देखनी थी। ब्रिटिश एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को बाटली में कैसे उतार लिया था, वो था। दूसरे में हमें देखना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये बाद में ये 2 देखने थे। अभी हम फिलहाल ये देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को हमने कल स्टार्ट कर दिया था। जो पहले वाला था उसमें हमने देख लिया था ब्रिटिश ने कैसे यहाँ पे कांड किया था। दूसरे में हमने ये देखा था कि वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम ये देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अप टू 1858, मतलब 1858 तक ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किया था वो हम देख रहे थे। वो मैंने कल आपको एकदम डिटेल में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और किस तरीके से एक सिस्टम को बिठाया जाता है, एक हायरार्की फॉलो की जाती है, बना के दी जाती है। और बाद में अगर आप ऊपर वाला बंदा है, जैसे मोदी 10 दिन छुट्टी भी ले ले, अपने आप सब चलेगा, क्योंकि मिनिस्टर है, नीचे उसके अंदर सेक्रेटरी है, उसके अंदर IAS ऑफिसर है, उसके IPS है। मतलब अगर आमदार अगर कल मर गया 10 दिन के लिए, तो आपके वहाँ पे जो टाउन है या जो जिला है आपका, उधर क्राइम भी हो जाएगा। तो आमदार मर गया तो फिर ऐसे थोड़ी कि क्राइम रुकेगा नहीं, पुलिस का काम है वो रोक लेंगे, समझ रहेगा। मतलब ऊपर का बंदा जैसे IPS है वो 10 दिन छुट्टी पे चल जाएगा, फिर भी क्राइम को रोका जा सकता है। क्योंकि गाँव में अगर क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे एक हवलदार है, अगर सिटी में हो रहा है तो वहाँ पे एक PI है, पुलिस ऑफ इंस्पेक्टर, समझेगा। वहाँ पे एक PSI है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर। तो हर एक जगह सिस्टम बिठा, वैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ पे सिस्टम बिठा दी थी। और वो सिस्टम किस तरीके से थी उनकी, उन्होंने अलग अलग टाइप के यहाँ पे एक्ट्स भेजे थे, चार्टर एक्ट्स। तो हमने ये कल शुरुआत की थी इस एक्ट की। सबसे पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें हमने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इनको जो यहाँ पे दीवानी राइट्स मिली थी, इनको ये जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपना नंगा नाच चालू कर दिया था, उसको रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पास करके भेजा था। और उसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक गवर्नर जनरल होगा जिसका नाम होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग, और उसको चार मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स होंगे, उसके क्या बोलते हैं कलीग्स चारों, और ये एक 5 मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। इधर 4 1 5 समझ रखा। उसके बाद हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट भी उस एक्ट के तहत लिखा था कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा। और उससे क्या हो जाता है, जो वहाँ के जो प्राइवेट सर्वेंट थे कंपनी के, जो एम्प्लॉय थे, इनको बोला गया था प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, किसी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, ब्राइब घंटा रुपए का अच्छा कुछ भी नहीं लेना है, समझ गए। ये सब इधर दिया था। उसके बाद ये एक्ट ये हुआ है, ये सफल हुआ क्या, नहीं हुआ सफल। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि करप्शन रोका ही नहीं गई भाई। ये भाई साहब उन्होंने लेटर लिख दिया वार्डन हेस्टिंग ने कि तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट को, आपने मुझे तो जो पोस्ट तो दे दी पर पावर कुछ दी ही नहीं, मेरे ऊपर 4 लोग बिठा दिए, वो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे। फिर उसको सुधारने के लिए एक नया एक्ट आया था, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, समझ रहे क्या। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या कर दिया था, सबसे इन्होंने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको डिफरेंशिएट कर दिया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसको सेटल करने के लिए ये एक्ट आया था, समझ गए। उसमें 2 लोग होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, समझ गए। डुअल सिस्टम थे एक्चुअली, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम थे। उसमें कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको सेपरेट किया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक देखते थे, काउंसिल, बाकी जो काउंसिल मेंबर जो थे इनको भी घटा दिया था, वो 3 ही थे, समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बॉम्बे और मद्रास जो है प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे इंडिया में, उसको उनका जो रोल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनकी पावर क्या क्या है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे, उसको क्लियरली डिफाइन किया गया था। क्योंकि क्या होता 1773 में एक्ट आ गया था, बट 1775 में ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जो पेशवा था उसके साथ, समझ रहेगा, रघुनाथ जो नाम का जो पेशवा था, समझ गए, बाजीराव का छोटा भाई, नहीं बाजीराव का कौन था, वो छोटा भाई था ना बाजीराव का, नहीं बाजीराव का छोटा बेटा वो जो था, तो उसने ब्रिटिश के साथ जाके 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी। पर ये जो क्या बोलते इसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारन हेस्टिंग, इसने बोला भाई तुम लोग को पता नहीं क्या 1773 के एक्ट में लिखा है ना कि तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे, तुम लोगों ने मुझे बिना पूछे उधर जाकर ट्रीटी कैसे साइन मारी। फिर ये बोला ट्रीटी कैंसिल, तो ऐसा कैंसिल हो रहा था। इसलिए जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसका बॉम्बे और मद्रास में क्या क्या पावर है, क्या रोक सकता है, क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की गई थी। उसके बाद आया था एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786 में जो एक्ट आया था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ये इकलौता ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसके पास फुल पावर थी। ये जो काउंसिल थी उसको ये ओवर राइड कर सकता था, मतलब अगर 4 लोग, वो 3 लोग थे ना, 3 और 1 4, शुरू में 5 थे। 1773 के एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में 4 लोग थे और एक गवर्नर जनरल 5 लोग डिसीजन लेते थे। पिट्स इंडिया एक्ट में 4 की जगह कितने हुए, 3 हो गए, और गवर्नर जनरल मतलब ऐसे कितने 4 लोग मिलकर डिसीजन लेते, मेजोरिटी 2, समझ रहे, मेजोरिटी से डिसीजन। पर जब ये बन गया तो इसमें ये को और ये 3, पर इसको 3 का कोई फायदा था नहीं। क्यों, इसको ओवर राइडिंग पावर दी गई थी, ओवर राइडिंग पावर और इस काउंसिल, मतलब
काउंसिल माने या ना माने, ये 3 लोग माने ना माने, ये खुद अगर इसको ये बोलता है कि मुझे आज टीपू भाई पे अटैक करना है तो घंटा किसी को कोई माने ना माने करना है तो करना है, समझ गए। तो ये वो राइडिंग पावर थी इसके पास। उसके बाद क्या है, इसको और एक पावर दे दी थी, ये एक कमांडर इन चीफ था आर्मी का, इनके आर्मी का गवर्नर जनरल भी था बंगाल का, और कमांडर चीफ था इनकी आर्मी का, समझ गए। तो यहाँ पे देखो इधर लिखा भी कि कॉर्नवालिस जो था बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भी हमने कल के लेक्चर में ही देख लिया था। अभी आज का जो लेक्चर उसमें हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो चार्टर एक्ट जब आया था सबसे पहले कौन सा आया था, 1773 वाला आया था, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। और उस एक्ट में लिखा था कि हर 20 साल के बाद इस चार्टर एक्ट को जो पुराना वाला है हम उसको रेगुलेट करेंगे, हम उसको 20 साल के बाद क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्म परीक्षण करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ अच्छी थी कौन सी बुरी थी, इसमें क्या अपडेशन किया जा सकता है, क्या कर सकता है, और हर 20 साल के बाद इसको अमेंड करेंगे। ऐसा लिखा था 1773 के एक्ट के तहत। तो फिर ये एक्ट कब आना चाहिए था, 1793 में आना चाहिए था ना, पर बीच में क्या होगा, ये सही नहीं था, इसलिए वापस इसको चेंज करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। और वो पिट्स जो था प्राइम मिनिस्टर, उसको अपना जो भाई था मतलब अपना दोस्त था ये कॉर्नवालिस, उसको भेजना था, इसलिए वापस उसने 86 में वापस एक एक्ट लाया। ये अननेसेसरी एक्ट थी, समझ गए। रेगुलर मतलब टेक्निकली 73 का एक्ट था, उसके बाद उसको रिन्यू किया गया 20 साल बाद, जिसमें इसमें लिखा था 93 में, वापस 20 साल बाद 13 में एक बार रिन्यू किया गया, 1813 में, वापस 33 में रिन्यू किया, वापस 53 में जब डलहौजी था तब भी रिन्यू किया गया था। तो ऐसे चार्टर एक्ट जो आए थे वो 20-20 साल तक 73 से लेकर 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक, ये हर 20 साल के बाद ये एक्ट रिन्यू होते गए। बस बीच में दो, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है और एक एक्ट ऑफ 1786 है, ये दोनों अननेसेसरी आ गए थे बीच में। पहले आए वाले एक्ट में कुछ समझ रहे खामियां थी, इसलिए तो बाकी जो एक्ट्स हैं वो एकदम रेगुलर मतलब चार्टर एक्ट की तहत ही काम किया। देखो फिर ये जो एक्ट था, ये एक्ट क्यों आया था, इसको ये देखना था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो अब हमने पास किया था 1773 में, उसमें कुछ खामियां क्या, उसमें कुछ चेंज कर सकते क्या, तो ये उसको मॉडिफाई करने के लिए आ गया था। देखो 20 साल का एग्रीमेंट था ये, वापस 93 जो था ये 20 साल का था। इसमें क्या हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करने की जो बुढ़िया ने परमिशन दी थी एलिजाबेथ ने, उस परमिशन को इन्होंने वापस एक्सटेंड किया। ये बोले उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, समझ गए। इन्होंने क्या कर दिया, देखो दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल फंक्शन एंड कंपनीज, जो कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पॉलिटिकल फंक्शन को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एंड क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द एक्विजिशन ऑफ सोवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्राउन, नॉट बाय इट्स ओन राइट। कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है वो बिहाफ ऑफ क्राउन, क्राउन मतलब वो बुढ़िया के ऊपर जो ताज रखा होता है ना, वो समझ रहे, मुकुट, वो मतलब ब्रिटिश का क्राउन ही। तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन मतलब ये ब्रिटिश के बिहाफ पे ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, नॉट इन इट्स ओन राइट। ये खुद का यहाँ पे मतलब खुद की वजह से यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बल्कि ये ब्रिटिश की वजह से यहाँ पे काम, ब्रिटिश के बिहाफ पे यहाँ पे काम कर रही है। ये इस एक्ट में लिखा हुआ था। और देखो गवर्नमेंट बाय रिटर्न लॉ एंड रेगुलेशन, ये जो एक्ट है 73 इसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। इसमें जो ऐसे मतलब ऐसे में बोला गया था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलेगी ब्रिटिश की, वो रिटर्न लॉ एंड रेगुलेशन पे काम करेगी, समझ गए। यहाँ पे देखो रिटर्न लॉ और रेगुलेशन पे काम करेंगे। दिस एक्ट कंटिन्यू द कंपनीज रूल ओवर द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो देखो यहाँ पे एक्ट कंटिन्यू द कंपनीज रूल, कंपनी का जो रोल है ब्रिटिश इंडिया में, इसको इन्होंने कंटिन्यू किया। जो पहले था ना 1773 का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इट कंटिन्यू ट्रेड मोनोपोली जो थी, मतलब कंपनी सिर्फ हर जगह का व्यापार कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी, उसको भी इन्होंने कंटिन्यू किया। इन्होंने बोला जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली है वो और 20 साल तक हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, शेयर्स ले दिए, उनको 10% डिविडेंड दे दिया, बोला 10% आप ले लो, जाओ जा सिमरन जान जी ले अपनी ज़िंदगी, समझेगा। तो इनको 10% डिविडेंड बढ़ा दिया था। तो इसमें बस इतना ही था 73 के। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो कौन सा ये तो क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा लॉ था कि जिसमें रिटर्न एंड रेगुलेशन रूल ऑफ लॉ लाया था ब्रिटिश ने, ऐसे कौन सा एक्ट था, ये एक था। और दूसरा ये स्टेटमेंट दे देंगे डायरेक्ट, डैश 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 रिकॉग्नाइज द कंपनीज पोजीशन फंक्शन, समझ गए, ऐसे ऐसे देंगे। तो कौन सा एक्ट के तहत किया गया था, तो चार्टर ऑफ 1773 के एक्ट में किया गया था, समझ गए। इस पर तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि कंटिन्यू किया था, उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यू उस पर नहीं क्वेश्चन आएगा, समझ गए। एक एक्ट था। उसके बाद 10 साल बाद वापस 1700 कब आया था, 93 के बाद 20 साल बाद वापस कब आएगा, 13 में। तो 1793 के बाद वापस 1813 में वापस एक एक्ट आया था, जिसने जो 1793 का जो एक्ट था उसको वापस रिन्यू किया, उसमें जो खामियां थी उसको चेंज किया और वो सारी चीज़ें की। देखो यहाँ पे अब रीज़न क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था वो आने का रीज़न क्या था। एक तो चार्टर एक्ट को हमने रिन्यू करना था 20 साल बाद, वो एक रीज़न था। दूसरा क्या है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस इन इंग्लैंड में क्या हो गया था। देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपने 1773 में यहाँ पे
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। 20 साल हो गए, 1793 हो गए, उसके बाद 1813 आ गए। मतलब टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कितने साल से नंगा नाच कर रही है, 40 साल। तो वहाँ पे जो फ्री ट्रेडर्स थे लंदन में बाकी भी कंपनियाँ होगी ना। अब जैसे कल अगर श्रीलंका है, श्रीलंका को अगर हम लूट लेते इंडिया वाले, अपने कब्जे में ले लेते या अफ्रीका कंटिनेंट को ले लेते, वहाँ पे सारा ट्रेडिंग का काम अगर मोदी जी अगर सिर्फ अंबानी को देते, 1 साल हो गया, 20 साल 30 साल, अरे भाई 40 साल बाद इधर बाकी जो टाटा टूटा बाकी जो ट्रेडर्स होंगे ना कंपनी वाले, बाकी छोटे लुक्के टाइप के, वो जाएंगे ना मोदी के पास, वो बोलेंगे ना अरे भाई तू अकेला मतलब अकेले अंबानी का बाप का है क्या अफ्रीका, हम भी तो इधर इंडिया के लोग हैं ना, इंडिया का वहाँ पे आधिपत्य, हमें भी तो ट्रेड करने दो वहाँ पे, सिर्फ अंबानी को क्यों दिया है। तो उस तरह ये जो वहाँ की फ्री ट्रेडर्स थे, लंदन के जो ट्रेडर्स थे ना, वो लोग गए बुढ़िया के पास, किसके पास, एलिजाबेथ के पास, उसको बोले कि हमें अभी ट्रेडिंग करनी है इंडिया में, कंपनी ब्रिटिश इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो गवर्नमेंट कंपनी, हमें भी तो वहाँ ट्रेड करने दो। बाकी प्राइवेट जो लोग हैं जिसके पास कंपनी के शेयर्स थे, वो तो यहाँ बैठ के पैसा कमा रहे, और हम इधर चड्डी कर रहे हैं। आप हमें दो उधर, हम चड्डी बनियान बेच रहे हैं, हमें उधर जाके ट्रेड करने दो, हम भी उधर जाके हम भी गांजा बेचेंगे, हम भी चाय बेचेंगे, हम भी समझ रहेगा कपड़े बेचेंगे, हमें भी करने दो। तो ये जो फ्री ट्रेडर्स थे, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग, एक टाइप की जंग छेड़ दी, और इन्होंने ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे लंदन में बैठी, उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। उनको बोला समझ रहे क्या, अपन को भी राइट्स चाहिए। उसके बाद ये यूटिलिटरिज्म जो है, मतलब ये बोल रहे थे कि जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। और लिबरल्स जो लोग थे, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के जो लोग थे, सब लोग बोल रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा पावर कम कर दो, बाकी को भी हक दो। लिबरल लोग थे, उनको चाहिए था कोई उनको एजुकेशन दो ना। यूटिलिटरिज्म जो लोग थे ना, इनका बोलना था कि क्या जो लोग डिजर्व, मतलब यूटिलिटरिज्म मतलब क्या, देखो आपको बताता हूँ थ्योरी। यूटिलिटरिज्म मतलब क्या, यूटिलिटी मतलब क्या, यूजनेस। मतलब इनका यूटिलिटरिज्म वाला लोगों का मानना ये होता था कि जो चीज़, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अब कैसे आपको एग्जांपल दूँ भाई, अब देखो फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, मतलब एक संस्था है, वहाँ पे कुछ आउटपुट लाना है, समझ गए, उसमें 90 लोगों का फ़ायदा हो रहा है और 10 लोगों का लॉस हो रहा है। वो चीज़ कर कोई एक चीज़ है, अगर दंगा है, किसी स्टेट में दंगा चल रहा है, जैसे कि एक पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में दंगा चल रहा है, अब दंगे को हमें कंट्रोल करना है, अगर दंगा रोका नहीं गया तो 1000 लोग मर जाएंगे, समझ गए, और अगर दंगे को कंट्रोल करने गए तो 10 लोग मरने वाले पुलिस की लाठी की वजह से। तो यूटिलिटरिज्म क्या बोलते हैं, जाओ दंगे को कंट्रोल करो, 10 मर गए तो भी चल जाएगा। मतलब क्या है, मैक्सिमम सुख टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम फायदा टू मैक्सिमम पीपल, ये बोलता है यूटिलिटरिज्म। तो यूटिलिटरिज्म ये वाले जो लोग थे ना, जो ये बोल रहे थे कि मैक्सिमम लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। हमारे पास इंडिया है ना, इंडिया को हमने बाटली में लेकर रखा है ना, तो आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों फ़ायदा पहुंचा रहे हो, बाकी लोग को भी तो फ़ायदा पहुंचाओ, समझ गए। ये इनका बोलना था। फ्री ट्रेडर का बोलना क्या था, इनका बोलना था हमें भी चाहिए ना उधर, हम भी लेके रहेंगे आज़ादी, समझ गए। उसके बाद लिबरल लोग थे, लिबरल मतलब कौन, जो ज़्यादा भगवान मुझे समझ रहेगा, मतलब ये इसमें ज़्यादा ये करते नहीं, जिनको बोलना ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा फोकस करते। ये लोग बोल रहे थे कि आप इंडियन लोगों को सिर्फ जानवर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, उनको लिखाओ, मतलब उनको लिखा पढ़ी करो, उनको सिखाओ, उनको सिविलाइज बनाओ, समझ गए। तो आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट है, उसके पास क्या क्या ये थे, प्रेशर था। एक तो सबसे पहले क्या, ट्रेड, बाकी लोगों के लिए ट्रेडिंग ओपन करनी चाहिए। दूसरा क्या, इंडिया के लोग को सिविलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, लिबरल लोग, वो वोट देंगे नहीं, उधर ब्रिटिश लंदन में उनकी सरकार गिर जाएंगी। और तीसरी चीज़ क्या है, ये क्या है, इवेंजेलिस्ट, क्या है, इवेंजेलिकल्स, पढ़ लो इसको। ये जो लोग थे, ये लोग थे मतलब ये धर्म वाले लोग, ये बोलते थे हम समझ रहे, कब मंदिर वही बनाएंगे। ये लोग बोल रहे थे कि अगर हम लोग उधर इंडिया हमारे कब्जे में, इतना हमारा दबदबा है, हम उधर इतना पैसा ले रहे हैं, और हमारी पॉपुलेशन जो है इधर लंदन में बहुत कम है, और हमारा जो धर्म है क्रिश्चियन, अरे भाई ये बढ़ेगा कैसे, उधर इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो, लोगों को कन्वर्ट करो, क्रिश्चियन बनाओ लोगों को, तभी तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। तो ये लोगों का भी प्रेशर बन गया ब्रिटिश की गवर्नमेंट के ऊपर। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट के ऊपर 3 प्रेशर थे। सबसे पहले ट्रेड टू ओपन, वो ट्रेड ओपन करना है सबके लिए। दूसरा, इंडिया को लोगों को सिविलाइज करना है, नहीं तो इधर के लिबरल लोग बोलेंगे कि अंग्रेज बेकार है, अंग्रेज सिर्फ वहाँ पे जाके सिर्फ राज कर रहे हैं, इन लोग को कुछ सिखा नहीं रहे। और तीसरा ये लोग थे मतलब ये समझ रहे, ये क्रिश्चियन वाले। तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट जो थी या उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनको ये भी दबदबा था कि जैसे अभी यहाँ पे मोदी जो है, ये भी तो प्रेशर में आ जाते हैं ना, ये RSS टाइप के लोगों के प्रेशर में, समझिए। कांग्रेस भी तो मुस्लिम के प्रेशर में आ जाती है ना, धर्म के टाइम पे कोई मामला हो तो ये लोग को, उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी प्रेशर था कि अगर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने नहीं दिया तो ये लोग उधर वोट ही नहीं देंगे। तो ऐसे 3 चीज़ें इनको प्रेशर था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था ना, वो इसी को लेके आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ की गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इनकी जो मोनोपोली थी, सिर्फ यहाँ पे इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी, वो मोनोपोली ख़त्म कर दी। बस चाय और चाइना जो टी है,
टी और ट्रेड विद चाइना ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सारी जो ट्रेड है वो कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है। अंग्रेज की कोई भी कंपनी चाय और चाइना के साथ ट्रेड छोड़ के बाकी कुछ भी आके यहाँ पे कर सकती है, यहाँ पे गांजा बेच सकती है, यहाँ पे चड्डी बेच सकती है, कुछ भी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 40 साल तक यहाँ पे मोनोपोली कर रही थी, अब कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, समझ गए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी चाय और चाइना छोड़ के, वो कौन सा एक्ट के तहत खत्म हो गई थी, या चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, कौन से फीचर्स, अगर उसमें ये लाइन दे दी, समझ गए, और उसमें दे दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग था, या उसमें सुप्रीम कोर्ट बना था और ये था और ये देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी, तो ये सही आंसर है, ये इसका फीचर है, समझ गए आप। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, डाइल्यूटेड मोनोपोली एक्सटेंडेड, मतलब ये बाकी ये एक्सेप्ट ये दोनों चीज़ छोड़ के इनकी मोनोपोली खत्म कर दी, बट ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, बाकी भी कर सकते हैं, तो डाइल्यूटेड मोनोपोली हो गई, वो समझ बाकी लोगों को भी अलाउ कर दिया। 20 साल तक वापस क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दी, और ब्रिटिश सब्जेक्ट अलाउड टू कम टू इंडिया एंड सेटल इंडिया। अब ये जो थे ना, ये लोग धर्म वाले ये बोल रहे थे ना क्रिश्चियनिटी बढ़ाओ, अरे भाई क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए उनको यहाँ पे सेटल तो करना पड़ेगा ना, ब्रिटिश लोग को ला के यहाँ पे रखना पड़ेगा, उनको जाके वो समझ को वहाँ करेंगे, वो जो होता है ना उनका क्रिश्चियनिटी का वो करेंगे, तब बाकी सब लोग देखेंगे, कैंडल हाथ में लेंगे, तभी तो क्रिश्चियनिटी बढ़ेंगी। तो सबसे पहले उनको आके रहने के लिए मतलब अलाउड करना चाहिए, वो बाकी लोग को फ्री ट्रेडर यहाँ पे बाकी लोगों को भी आके ट्रेड करने के लिए अलाउ किया है ट्रेड करने के लिए, बट वो तभी यहाँ आके रहेंगे तभी तो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना, इन दोनों चीज़ों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ब्रिटिश को यहाँ सेटल करना बहुत जरूरी था। तो इस एक्ट में ये लिखा कि ब्रिटिश की जो डाइल्यूटेड मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 20 साल तक के लिए एक्सटेंड रहेंगी, और ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं विदाउट वीज़ा, समझ गए। ये भी 1813 का जो एक्ट था उसमें लिखा हुआ था। आगे क्रिश्चियन मिशनरी वेर अलाउड टू प्रोपेगेट प्रोपेस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आके अपना जो क्रिश्चियनिटी ये प्रोपेस करने मतलब ये बढ़ाने के लिए भी अलाउड कर दिया। और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए सम ऑफ 1 लाख रुपए दिए गई, मतलब लिबरल लोग का जो मानना था कि एजुकेशन बढ़ाओ, उनको बोला 1 लाख लो एजुकेशन प्रमोट करो। क्रिश्चियन मिशनरी का जो बोलना था क्रिश्चियन धर्म बढ़ाओ, क्रिश्चियन को बोला कि आप इधर आओ, आप क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ। फ्री ट्रेडर का जो बोलना था हमें वहाँ पे ट्रेड करना है, तो चाय और चाइना छोड़ के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, देखो चार्टर ऑफ 1813 हमने देखो इसको कितना डिटेल में देखा। सबसे पहले हमें ये जाना कि ज़रूरत क्या थी एक्ट की और क्या डिमांड थी, तो डिमांड को ऐसा फुलफिल किया गया। अब भूल सकते हो चार्टर एक्ट, नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से वाई क्लियर करके अगर पढ़ाई करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। तो ये हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यहाँ पे देख लिया। आगे देखते 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो इसमें इसके अंदर क्या था, कहा गया भाई, हाँ देखो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे ब्रिटिश के वहाँ पे लंदन में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये जो एक्ट आया था 1833 का, 1813 में चाय और चाइना छोड़ के तो ट्रेड खत्म कर, ईस्ट इंडिया की मोनोपोली खत्म कर दी थी। पर जब ये आया था 1833 का जब एक्ट आया था, उस टाइम पे जो हमने देखा था 1773 का जो एक्ट आया था उसमें क्या लिखा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और वारन हेस्टिंग पहला था। तो वैसे 1833 का जब एक्ट आया था उसमें लिखा था कि आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, बना दिया। पहला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट के तहत बना, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो कौन था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने लगे थे कब, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833। जब हम अभी बोलते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो आइडिया है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक लेके आए थे 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली थी चाय और चाइना छोड़ के वो ख़त्म कर दी थी 1813 में, बाकी लोगों को भी अलाउ कर दिया था। पर 1833 के एक्ट में इन्होंने क्या कर दिया था, कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी। चाय और चाइना के साथ ट्रेड ये भी बाकी लोग कर सकते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 में जो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यहाँ पे जो नंगा नाच कर रही थी, 1833 आते आते 1773 में जो उनको मिला था सारा का सारा मोनोपोली, 1833 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रुतबा, सारा का सारा मोनोपोली खत्म हो गया कम्प्लीटली। और उन्होंने क्या कर दिया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी चीज टू बी कमर्शियल एंटिटी, इन्होंने बोल दिया आज से ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एंटिटी होगी। और उनको एक राइट्स दे दिए, मतलब उनको एक कंपनी बना दिया कि आपको यहाँ पे काम करना है, बस हमारे पेमेंट लेके कमर्शियल एंटिटी आप, और उनको 20 साल के लिए राइट्स दे दी, समझ गए। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 के बाद वहाँ पे उन्होंने लॉ मेंबर को भी देखो एक जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है ना, देखो पहले 3-4 थे फिर 3 थे, तो उसमें एक लॉ मेंबर भी ऐड कर दिया इन्होंने। और वो जो लॉ मेंबर था उसका काम था कि कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ मतलब अगर कोई सिविल क्राइम करता है,
समझ रहे, कोई किसी को छेड़खानी करता है, कोई किसी का पॉकेट मारता है, कोई किसी को गाली देता है, इस टाइप का जो सिविल क्राइम से किसी को ब्लैकमेल करता है, सिविल क्राइम में क्या सज़ा होगी, या कोई क्रिमिनल क्राइम में कोई किसी का हाफ मर्डर कर देता है, छुरा खोप देता है, कोई किसी को मर्डर करता है, तो फिर क्या सज़ा होगी। ऐसे कोड्स मतलब ऐसी सज़ा, जैसे अभी हमारा यहाँ पे आईपीसी की धारा जो है, उस तरीके से जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉस बनाने के लिए, उसके कोड्स बनाने के लिए इन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया था, जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉली। एंड इस लॉर्ड मैकॉली ने ये कोड क्रिएट की थी। आगे लॉ मेकिंग प्रोसेस सेपरेट, एग्जीक्यूशन से लॉ मेकिंग प्रोसेस को सेपरेट कर दिया। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर टू गवर्नर जनरल की काउंसिल में ही सारे के सारे लॉ मेकिंग पावर दिए गए। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था उसका जो प्रेसिडेंट होता था वो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर होता था, समझ गए। इंडिया में जो सारे मिनिस्टर के जो मतलब जो इंडिया के अफेयर्स है वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट का होता था। और सिविल सर्विसेज जो है यूपीएससी जो है अभी फिलहाल वो 1833 में लाई गई थी। देखो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस, इस टाइम पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 1833 के एक्ट में। उसके बाद आज का लेक्चर का हमारा जो लास्ट एक्ट से जो कंपनी के रूल कर देता था उसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ था, चार्टर एक्ट में देखो इसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि मिनी पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट चार्टर एक्ट इज नोन एज द मिनी पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ 1853 को उसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो दिस एक्ट क्रिएटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अभी हमारे जो पार्लियामेंट है जहाँ पे मेंबर्स होते चुन के जाते और वो कानून बनाते वहाँ पे, और यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, वहाँ पे भी जो ये मिले विधायक चुन के जाते आमदार, वो भी कानून बनाते। उस टाइप की कोई सिस्टम यहाँ पे पहले नहीं थी। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था शुरू में, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, और वो जो काउंसिल के 4 मेंबर हैं वो 4-5 लोग के मिलकर सारा डिसीजन लेते थे। पर बाद में यहाँ पे 1853 का जो एक्ट था, जो डलहौजी ने बोला, उधर हमारे लंदन में जैसे पार्लियामेंट है उधर यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट बनाते हैं, यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। और काउंसिल के अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन दोनों फंक्शन अलग होंगे। एक टीम होगी वो लॉ बनाएंगी, एक टीम होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक लॉ मेंबर जो था उसको फुल टाइम अपॉइंट कर दिया, एक फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर दिया। और प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस, जो प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन एज लॉन्ग एज ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी एंजॉय द प्लेजर ऑफ क्राउन। तो प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस, इसमें प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एंजॉय द प्लेजर ऑफ क्राउन, क्राउन के भी यहाँ पे जो प्लेजर एंजॉय करे तो प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन तब तक रहेगी। उसके बाद क्या है, प्लेजर मतलब क्या पता है क्या, प्लेजर मतलब क्या बोलते हैं, एक टाइप का मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। प्लेजर मतलब ये इनके बाप का राज है, इन शॉर्ट प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन बाप का राज है। जब तक ईस्ट इंडिया क्राउन है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बाप के राज के तहत यहाँ पे काम करेंगी, समझ गए इन शॉर्ट। उसके बाद आगे क्या था इसमें चार्टर एक्ट में, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम। कंपटीशन बेस्ड सिविल सर्विस एग्जाम्पल जो है ना, सिविल एग्जाम, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैकॉले कमेटी बिठाई गई थी डलहौजी के द्वारा 1854 में, और उसमें बोला गया था कि इंडियन भी एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम इंडियन भी दे सकते हैं, पर उनको एग्जाम जाना पड़ता है देने के लिए लंदन। तो उसी ये देखो अभी का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी इंडिया का, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हु वाज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। तो पहला इंडियन कौन था जिसने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, 4 मार्क के लिए इतना लुक्खा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट सिविल सर्विसेज वाला कौन था जिसने क्रैक किया था इंडिया के पेपर में, तो उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। समझिए, इसको याद रखो। इस गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया था। यहाँ पे एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, समझ रहे क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी काउंसिल वो भी बनाया गया था। उस काउंसिल में 6 मेंबर होते थे इंडियन, जो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, और मेंबर अपॉइंट किए जाते थे लोकल गवर्नमेंट से, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है अप टू 1858 इसको देख लिया। कल के लेक्चर में हम सोशल कल्चरल पॉलिसी और इंट्रोडक्शन मॉडर्न एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें हम देख लेंगे, समझ गए। आज का जो लेक्चर है, एनर्जी भाई साहब डाउन हो चुकी है, बैटरी 0 पे आ चुकी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।